हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर इंडियन ज्योग्राफी को लेंगे और फिर कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, एनवायरमेंट थ्रू एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें नहीं देखी तो आप ऐप डाउनलोड करके वो सारी चीजों को, सारे कंटेंट को देख सकते हो, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हर क्लास में हम लोग अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द एक्सपांशन क्रिएटेड बाय बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। भाई क्वेश्चन किसके ऊपर है? बिग बैंग थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज दिस बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी का एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिग बैंग किसके बारे में बात करती है। तो बिग बैंग बात करती है एन एक्सप्लोजन के बारे में, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसी को हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग। तो अब बिग बैंग थ्योरी है क्या? तो बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बोले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हुआ कैसे। तो बिग बैंग बात करती है एक टाइनी बॉल की। किसकी बात करती है? टाइनी बॉल। और बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि द होल मास ऑफ यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस टाइनी बॉल। बोले पूरा का पूरा यूनिवर्स इस टाइनी बॉल के अंदर हुआ करता था। बोले टाइनी मतलब कितनी टाइनी थी? तो इसको कंपेयर किया गया एक सिंगुलैरिटी के साथ। अब आप बोलोगे सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? एटम में 3 चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बोले जो सिंगल होता है ना, उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बोले इतना छोटा हुआ करता था टाइनी बॉल, मतलब पूरा यूनिवर्स इस टाइनी बॉल के अंदर कंसंट्रेटेड था। अब आप बोलोगे टाइनी बॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डेफिनेटली थे। टेंपरेचर की बात करूं तो इसका टेंपरेचर कैसा था? इनफाइनाइट टेंपरेचर। क्यों? क्योंकि सारा यूनिवर्स इस टाइनी बॉल में था, तो सारे स्टार्स भी इस टाइनी बॉल के अंदर होंगे। और स्टार्स का टेंपरेचर कितना होता है आपको पता है, तो इसका टेंपरेचर कैसा था? इनफाइनाइट टेंपरेचर। वॉल्यूम कैसा था? तो बोले वॉल्यूम तो बहुत छोटा था, क्योंकि इसको सिंगुलैरिटी के साथ कंपेयर किया। तो बोले अनइमेजिनेबली, इतना छोटा वॉल्यूम था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बोले डेंसिटी कैसी थी? बोले डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी, क्योंकि होल मास ऑफ यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस टाइनी बॉल। फिर क्या हुआ? अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? ये टाइनी बॉल में हो गया एक्सप्लोजन। इस टाइनी बॉल के अंदर क्या हो गया? एक्सप्लोजन। टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ तो इसका मैटर दूर दूर फैलना शुरू हो गया और टाइनी बॉल में इस टाइप के क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो गए। अब ये क्लाउड्स के अंदर स्टार्स बने और वो नेबुलर हाइपोथेसिस, एक्रीशनरी प्रोसेस आप ऑलरेडी गो थ्रू करके आए, तो मैं मान के चल रहा हूं आपको पता होगा। तो ये किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया? धीरे धीरे गैलेक्सीज बनने का फॉर्मेशन शुरू हो गया। गैलेक्सीज मींस व्हाट? गैलेक्सीज कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। तो ऐसे कई कई सारी गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज के अंदर क्या थे? स्टार्स थे। स्टार्स की अपनी फैमिली बनना स्टार्ट हो गई, जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, और उसी से फिर हमारी अर्थ भी बनी। तो अगर कोई बोलता है कि क्या यूनिवर्स और अर्थ का फॉर्मेशन अलग अलग हुआ, आंसर इज नो। अर्थ इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो द क्रिएशन ऑफ अर्थ इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, बिकॉज अवर अर्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी बात करती है। टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के स्टार्स बने, स्टार्स के बाद स्टार्स की फैमिली बनी। समझने वाली बात यह है कि जब ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई तो यूनिवर्स क्या हुआ? मैटर अचानक से बड़ी स्पीड से फैला। लेकिन आज भी ये जो एक्सपांशन है फैलने का, ये आज भी क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड इसकी क्या हो गई? ये कम हो गई है। फर्स्ट 3 मिनट में एक्सपांशन बहुत तेज था, उसके बाद एक्सपांशन क्या हो गया? स्लो डाउन, बट स्टिल एक्सपांशन इज गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपांडिंग यूनिवर्स मींस यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग। अब आप बोलोगे किस टाइप से यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है? तो गैलेक्सी खुद भी बड़ी हो रही है, आपस में भी दूसरे से दूर जाती जा रही है, प्लस ये स्टार्स भी बड़े हो रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। तो हर गैलेक्सी का साइज भी बढ़ता जा रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भी जाती जा रही है। तो हमारा यूनिवर्स भी क्या करता जा रहा है? धीरे धीरे एक्सपांड करते जा रहा है। कितनी गैलेक्सीज है? वी डोंट नो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर देयर। यही भगवान की लीला है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा था एक्सपांशन क्रिएटेड बाय बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एक्सपांशन हुआ था वो आज भी हो रहा है, बल्कि वो एक्सपांशन थोड़ा कम हो गया है, स्लो हो गई है उसकी स्पीड, बट स्टिल एक्सपांशन इज गोइंग ऑन। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? सून आफ्टर द बिग बैंग यूनिवर्स बिकेम ओपेक। भाई बिग बैंग के बाद क्या यूनिवर्स ओपेक हो गया था? यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, तभी तो हमको सारी चीजें दिखाई देती हैं। आप अर्थ पे बैठे बैठे सारे स्टार्स को कैसे देख लेते हो? बिकॉज अवर यूनिवर्स इज ट्रांसपेरेंट, तभी तो आप चीजों को देख पाते हो। तो सून आफ्टर द बिग बैंग यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, नॉट ओपेक। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पर आगे भी पढ़ो। एंड टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग टिल द एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड। टेम्परेचर इस टाइनी बॉल का धीरे धीरे कम होने लग गया, क्योंकि उसका पूरा टेम्परेचर, उसका मास अब क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सो टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्रीजिंग टिल द एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड। तो एटमॉस्फेयर कब बनेगा? जब धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। और एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन कब होने लगा? जब टेम्परेचर कितने पे ड्रॉप हो गया? अराउंड 4500 केल्विन पे ड्रॉप हो गया। 3 लाख साल लगे इस टेम्परेचर पे आने में, और धीरे धीरे एटॉमिक मैटर का लार्ज स्केल पे फॉर्मेशन शुरू हो गया और एटम से सारी चीजें बनी है, ये आपको पता है। तो यहां पर मेरा विच ऑफ द
above is correct, only statement 1 is correct, only 1 is given in A, so A is the correct answer of question number 1. I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ये बिग बैंग थ्योरी है. यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज टाइनी बॉल. टाइनी बॉल इतनी छोटी थी कि वो अनइमेजिनेबली स्मॉल थी. अब आप देख सकते हैं टाइमलाइन वगैरह दी हुई है और लास्ट में क्या होता है, लाइफ फॉर्म का भी इवोल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2. The terrestrial and Jovian planets are largely differentiated on the basis of loss of atmosphere from the former. Which of the following characteristic of terrestrial planet enabled this loss of atmosphere? भाई terrestrial planet और Jovian planet के ऊपर क्वेश्चन है, तो जल्दी से एक बार उसको यहाँ पर समझ लेते हैं. What is this terrestrial planet, जिनको inner planet भी बोला जाता है, Jovian planet जिनको outer planets भी बोला जाता है. तो भाई देखना, this is sun, बोले एस्टेरॉइड बेल्ट है. तो जो सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच के प्लैनेट्स हैं, ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इनर प्लैनेट्स, या फिर हम इनको एक और नाम से जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. टेरेस्ट्रियल बोले तो क्यों, बोले बिकॉज दे आर अर्थ लाइक. अर्थ लाइक है तो अर्थ कैसी है, बोले अर्थ इज अ रिजिड, तो ये हार्ड प्लैनेट है ना. ये आपको ध्यान रखना है. अगर हार्ड है तो इनकी डेंसिटी कैसी है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है. अब चूंकि ये छोटे हैं, सन के काफी पास हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड दे आर नियरर टू द सन. और अगर स्मॉल है तो आप बोल सकते हो कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, दे विल हैव लेस ग्रेविटेशनल फोर्स. प्लस ये सन के काफी पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है. तो जो इनका इनिशियल एटमॉस्फेयर था, जब सन इनिशियली बना था, तो इसमें क्या चलती थी, बहुत ज्यादा सोलर विंड्स चलती थी, सोलर स्टॉर्म्स चलते थे. तो इन सोलर विंड्स और इन सोलर स्टॉर्म्स ने, ये प्लैनेट छोटे थे, सन के पास थे, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, तो इनके पूरे इनिशियल एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, इनके इनिशियल एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, ब्लो ऑफ कर दिया, मतलब उड़ा दिया. तो आज इन प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर कैसा है, आइदर दे हैव नो एटमॉस्फेयर और वेरी थिन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर तो है लेकिन कैसा है, काफी थिन है, क्योंकि इनका इनिशियल एटमॉस्फेयर तो क्या हो गया था, ब्लो ऑफ हो गया था, इंक्लूडिंग आवर अर्थ. तो ये आपको ध्यान रखना है. मैंने पहले बताया इनर प्लैनेट्स. अब दूसरे देख लेते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर प्लस क्यूपर बेल्ट के अंदर ये जो प्लैनेट है, इन क्या बोलते हैं, वी कॉल देम आउटर प्लैनेट. आउटर या फिर जोवियन. जोवियन मतलब ये किसके जैसे हैं, जुपिटर के जैसे हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के जैसे हैं. या फिर इनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, क्योंकि ये सारे प्लैनेट कैसे हैं, गैस के बने हुए हैं. चूंकि देखना, अब ये अर्थ के जैसे नहीं है, गैस प्लैनेट, डेंसिटी कैसी हो, दे विल हैव लेस डेंसिटी. तो इनकी डेंसिटी कम है. चूंकि सन से काफी दूर हैं, इनका साइज काफी बड़ा है. अगर ये लार्जर इन साइज है, इनका साइज काफी बड़ा है, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, ज्यादा होगा काफी. प्लस ये सन से फार्दर डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो जो सोलर स्टॉर्म, सोलर विंड्स चलती थी, क्या उन्होंने इनका एटमॉस्फेयर ब्लो कर पाया, आंसर इज नो. सो दे हैव देयर इनिशियल एटमॉस्फेयर विद देम. इनके पास इनका क्या है, इनिशियल एटमॉस्फेयर है. इसीलिए हम प्लैनेट्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पर क्यों भेजते हैं, प्लैनेट्स नहीं, प्लैनेट्स के ऊपर सैटेलाइट्स वगैरह क्यों भेजते हैं, ताकि हम इनके इनिशियल एटमॉस्फेयर की स्टडी कर पाए और पता कर पाए हाउ आवर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड. यही जानने के लिए हम यहाँ पर क्या भेजते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह भेजते रहते हैं, क्योंकि आज भी इनके पास क्या, इनका इनिशियल एटमॉस्फेयर है. ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी काफी कम होती है. अब आप ध्यान से देखोगे, सो दे हैव रिंग्स अराउंड देम. इनके अराउंड क्या होता है, रिंग्स. रिंग्स मतलब पत्थर वगैरह होते हैं जो कंडेंस होकर फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं, मून में. और वो आपने नेबुलर हाइपोथेसिस में इजीली सारी चीजें पढ़ी होंगी. नंबर ऑफ सैटेलाइट की बात करूं तो इनके पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती है. सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. हमारे यहां पर क्या होता है, दे हैव आइदर नो सैटेलाइट्स और लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट. मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास एक है मून, मार्स के पास 2 हैं. तो ये चीज ध्यान रखना. तो दे हैव लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, प्लस दे हैव रिंग्स अराउंड देम. ऐसा नहीं है कि रिंग सिर्फ सैटर्न के अराउंड है, इसके अराउंड भी रिंग्स हैं, इसके अराउंड भी रिंग्स हैं, इसके अराउंड भी रिंग्स हैं. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स को जोवियन या गैसियस बोलते हैं. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी से, हम लोग क्या बोल रहा है. क्वेश्चन हमको बता रहा है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट में एक डिफरेंस है. और बोले डिफरेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फॉर्मर. बोले एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया है किसमें से, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से. हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं. और इसके एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया था. उसके 2 रीजन हम लोगों ने देखे थे, व्हाई एटमॉस्फेयर वाज लॉस्ट. तो उसके 2 रीजन थे. सबसे पहले तो इनका साइज कैसा था, स्मॉल साइज था, जिसके कारण इनका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम था. ग्रेविटेशनल फोर्स कम था तो अपने एटमॉस्फेयर को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाया, जिसके कारण सोलर विंड ने इसका एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ कर दिया. प्लस दे आर वेरी नियरर टू द सन. नियरर टू द सन थे तो सोलर विंड्स क्या थी, काफी ज्यादा इंटेंस थी, जिसके कारण इनका एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ब्लो ऑफ हो गया था. तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना. तो देखना अब ये लॉस हुआ क्यों, ये पूछना चाहता है. Which of the following characteristic of terrestrial planet enabled this loss? लॉस हुआ क्यों, 2 कारण से, स्मॉल साइज प्लस नियरर टू द सन. तो पहला बोल रहा है दे आर लार्जर साइज कंपेयर टू द मोस्ट जोवियन प्लैनेट्स. क्या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बड़े हैं जोवियन प्लैनेट से, बिल्कुल गलत.
जोवियन प्लैनेट्स आर मच 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 लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देयर नियरनेस टू द सन, हाँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सन के काफी पास थे, तो सोलर विंड ज्यादा इंटेंसली उनको फील हुई, जिसके कारण उनका इनिशियल एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ हो गया। अर्थ में बाद में एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया, क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग साइकिल ऑफ सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट के ऊपर क्वेश्चन है। साइकिल ऑफ सोलर स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑन अर्थ बाय लीडिंग टू। अब ये सोलर स्पॉट क्या होता है, तो पहले मैंने एक इमेज दी हुई है यहाँ पर, अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे व्हाट इज दिस सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट मतलब ये आपको डार्क डार्क धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज सोलर स्पॉट्स। अब ये सोलर स्पॉट्स बनते क्यों है? कि यहाँ पर सन की आग बुझ गई है? आंसर इज नो, यहाँ पर आग नहीं बुझी है, बल्कि कंपेरिजन में जो बाजू वाला फोटोस्फीयर है, जो सन का सरफेस है जिसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, वहां पर ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अगर यहां पर ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे इस एरिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये एरिया बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो इसके कंपैरिजन में कैमरेज में हमको ये क्या दिखता है? ये एरिया हमको डार्कर दिखता है। तो सोलर स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि सन पे एक्टिविटी कम हो गई है, अगर ज्यादा सोलर स्पॉट दिखते हैं इसका मतलब ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, तभी तो दूसरा एरिया कंपैरेटिवली हमको कैसा दिख रहा है? डार्कर। तो अगर ज्यादा सोलर स्पॉट दिखेंगे मतलब सन पे ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, अगर ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे होंगे तो ज्यादा सोलर एनर्जी, ज्यादा सोलर विंड हम तक पहुंचेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एक चीज और देखना, ये तो सन का सरफेस है, दिस इज द सरफेस, लेकिन ये क्या है? ये जो रेड रेड दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कोरोना। कोरोना मतलब अपना वो चाइनीज कोरोना वायरस नहीं, कोरोना मतलब सन के सरफेस से थोड़ा सा दूर वाला एरिया, लेकिन इसका टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा होता है। अब ये बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि सन के सरफेस से ज्यादा टेम्परेचर सन के एटमॉस्फेयर में कैसे हो सकता है, उसके सराउंडिंग्स में कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है। सो कोरोना है मच मोर टेम्परेचर देन सन। और ये क्या दिख रही है आपको? देखो सोलर विंड्स, कैसी आग निकल रही है। तो यही सोलर विंड्स ने, इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स ने क्या किया था? टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट के इनिशियल एटमॉस्फेयर को ब्लो ऑफ भी कर दिया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सोलर स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अर्थ बाय लीडिंग टू। सोलर स्पॉट्स अगर बनते हैं तो उससे क्या होता है? चेंज इन सोलर आउटपुट। यस, अगर ज्यादा सोलर स्पॉट्स दिखते हैं तो हम तक ज्यादा सोलर एनर्जी पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं, तभी तो कंपैरेटिवली वो एरिया डार्कर दिखाई दे रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है, चेंज इन सोलर आउटपुट। अब ये तो कितना इजी था, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा, बस ये बोल रहा चेंज हो रहा है। हाँ डेफिनेटली चेंज तो हो ही रहा है। अगर सोलर स्पॉट बढ़ेंगे तो सोलर आउटपुट बढ़ेगा, सोलर स्पॉट घटेंगे तो सोलर आउटपुट घटेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये सोलर स्पॉट तो डे टू डे इवेंट पे बदलते रहते हैं, कभी कहीं सन पे काला धब्बा दिखता है, कभी कहीं काला धब्बा दिखता है, तो क्या उससे हमारी अर्थ की डेली मैग्नेटिक फील्ड बदलती है क्या? आंसर इज नो। सो यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What do the rings around Jupiter, Saturn, Uranus largely contain? बोले जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, उनके अराउंड क्या है? रिंग्स हैं। तो बोले रिंग्स में क्या है मेनली? तो रिंग्स एक बार दिखते कैसे हैं? दिस इज द रिंग्स। बोले ये प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, और क्या दिखाई दे रहा है? रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। सो रिंग्स क्या है? इसमें डस्ट है, गैसेज है, रॉक्स है, डेब्रीज है, बोल्डर्स है, आइसी बॉडीज है। अब आप बोलोगे रिंग्स क्या है? प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं। हाँ, अब देखा जाए तो इसमें से कोई पत्थर बड़ा होगा, कोई पत्थर छोटा होगा। जो पत्थर बड़ा होगा उसका मास ज्यादा होगा, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो अपने से छोटे को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर छोटे को अपनी तरफ खींच लेगा तो दो रॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये बड़ा रॉक था ए, एक ये छोटा रॉक था बी, तो बी को ए अपनी तरफ खींच लेगा तो एक नई बॉडी बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ए बी। तो धीरे धीरे ये पूरा मास क्या होता जाएगा? कंडेंस होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, और कंडेंस होते होते एक सिंगल बॉडी को फॉर्म कर देगा, और फिर ये बाद में क्या बन जाएगा? एक सैटेलाइट बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मून बोलेंगे। शायद हमारे प्लैनेट्स जो हम लोग बने, हमारी अर्थ बनी है, शायद वो भी इसी प्रोसेस से बनी होगी, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एक्रीशनरी प्रोसेस। तो ये आपने नेबुलर हाइपोथेसिस में ऑलरेडी रीड कर ली होगी। सो प्लैनेट्स के अराउंड जो रिंग्स होते हैं वो उसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया। व्हाइट ड्वार्फ फ्लक्स, अभी तो चलो ये नहीं पता हमको व्हाइट ड्वार्फ फ्लक्स क्या होता है, बट इट इज रिलेटेड मेनली विद द स्टार्स। चलो इसको अभी हटा देते हैं। आईसी डस्ट, लार्जर रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लेनेट, बिल्कुल बात सही है। उसमें आईसी डस्ट होती है, लार्जर रॉक्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, है ना, गैसेज होती हैं, डस्ट होती है, मून्स ऑफ द प्लैनेट्स होते हैं। डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। सी क्या बोल रहा है? कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स ओनली। भाई उसमें कॉमेट्स और एस्टेरॉइड होते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स नहीं होते, उसमें आईसी डस्ट भी होती है, लार्जर रॉक्स भी होते हैं, मून्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स भी होते हैं। सो ओनली ने सी स्टेटमेंट को क्या कर दिया? गलत कर दिया। डी बोल रहा है सैटेलाइट ऑफ दीज प्लैनेट ओनली। सैटेलाइट्स होती है क्या? सैटेलाइट तो अभी ये बनेंगी धीरे धीरे, कंडेंस होकर एक्रीशनरी प्रोसेस के थ्रू बनेंगी। सो डी भी मेरा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। सो
बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आराम से आपको फोटो से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ऑल प्लैनेट बिटवीन अर्थ एंड सन इन अवर सोलर सिस्टम कंटेन्स वॉल्केनो। भाई बोल रहा सारे प्लैनेट बिटवीन अर्थ एंड सन, तो सन और अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट है? तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस और फिर आती है हमारी अर्थ। यही बोल सकते हैं। वीनस का देखा जाए तो वीनस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ अर्थ, तो इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। सो मतलब वो बात कर रहा है इन दो प्लैनेट्स की। बोल रहा है क्या? ऑल द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन, और अर्थ और सन के बीच दो ही प्लैनेट मर्क्यूरी और वीनस कंटेन्स वॉल्केनोस। बिल्कुल वॉल्केनोस हमारी अर्थ पे हैं, हाँ है, बट अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं। बोला जाता है मर्क्यूरी काफी कैसा है, क्वाइटर है, बहुत क्वाइट रहता है, बट फिर भी यहाँ पर वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो कहाँ है, तो आप बोलोगे वो कहाँ पर है, वो दैट इज इन मार्स। तो मार्स के ऊपर है, उसका डायमीटर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वीनस के ऊपर भी वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं और अर्थ के ऊपर भी वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं, मगर ये तो हमसे पूछ रहा है क्या सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस पे वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस, तो वहां पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती क्यों है? भाई अगर मैं बात करूं सारे प्लैनेट्स बने कैसे होंगे, देखना पहले सन के अराउंड कुछ ऐसे ही डस्ट वगैरह होगी, गैसेस वगैरह होगी, फिर ये गैसेस क्या होगी, कंडेंस होना शुरू हो गई, क्योंकि जो भी बड़ा पत्थर होगा उसने छोटे पत्थर को खींचा होगा, डस्ट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपकना शुरू हो गए होंगे, चिपकते चिपकते जब टकराते होंगे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती होगी, हीट पैदा होती होगी तो जो डेंसर मिनरल्स थे, जो डेंसर मेटल्स थे वो नीचे चले गए टुवर्ड्स द सेंटर, और लाइटर मिनरल्स सरफेस की तरफ आ गए। फिर ऊपर वाला पोर्शन तो ठंडा हो गया, लेकिन आज भी अंदर तो हीट है, और वो हीट आज अर्थ के अंदर भी और अदर प्लैनेट्स के अंदर भी है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्रीशनरी प्रोसेस। सो एक्रीशनरी प्रोसेस के कारण आज भी प्लैनेट्स के अंदर क्या है, हीट है, और वो हीट है तो कई बार वो हीट बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिज्म। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ अर्थ पे ही वॉल्केनिज्म नहीं होता, अदर प्लैनेट्स पे भी होता है। दूसरा बोल रहा है देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। ये बात भी सही है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। देयर इज एविडेंस, एविडेंस है क्या? हाँ भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि आईसी बॉडीज है, आईसी बॉडीज इज व्हाट, आईसी बॉडीज इज वाटर। सो देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। दिस इज आल्सो करेक्ट। व्हिच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज सी। अब आप बोलोगे सर वहां पर क्या वाटर होता है, वहां पर क्या आईसी बॉडीज वगैरह होती है? डेफिनेटली होती है। देखो अर्थ भी क्या थी, अर्थ का इनिशियल एटमॉस्फेयर तो ब्लो ऑफ हो गया था, फिर दोबारा अर्थ में एटमॉस्फेयर आया कहां से? जब अर्थ एक आग का गोला हुआ करती थी तब बहुत सारी गैसेस क्या हो रही होंगी, बाहर आ रही होंगी, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर घटा, गैसेस में कंडेंसेशन शुरू हुआ, कंडेंसेशन शुरू हुआ तो रेनफॉल होना शुरू हुई, रेनफॉल में पूरी CO2 मिक्स होकर कहां चली गई, ओशियनिक वाटर के अंदर चली गई, और हमारा प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर इवॉल्व कर गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These rings consist of। अब कितना इजी क्वेश्चन है, अभी आया था थोड़ी देर पहले। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के अराउंड रिंग्स है, तो रिंग्स में क्या है, आईसी, डस्ट, लार्ज रॉक एंड मून्स ऑफ द प्लेनेट। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप लोग हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस का 1 ईयर वैलिडिटी का बैच देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सोलर विंड्स आर फ्लो ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस फ्रॉम द सन दैट स्ट्रीम पास द अर्थ एट स्पीड नियरली क्लोज टू दैट ऑफ लाइट। भाई सोलर विंड्स क्या होती है, सन का जो सरफेस रहता है जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, और ये आपको सोलर स्पॉट्स वगैरह दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सन पे तो क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन के कारण ये सोलर विंड्स वगैरह दिख रही है, जिसको सोलर स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है? आंसर इज नो। लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो बहुत ज्यादा तेज है, उससे शायद तेज कुछ भी नहीं है। तो सोलर स्ट्रीम की स्पीड तेज होती है, लेकिन ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है। अब जो सन से हम तक रेडिएशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंसोलेशन। हम उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब उसमें किस टाइप का रेडिएशन होता है, तो उसमें होती है गैक्सू VIMR। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस गैक्सू VIMR? GA मतलब होती है गामा रेस, X मतलब होती है एक्स रेस, U मतलब होती है अल्ट्रा वायलेट रेस, V मतलब होती है विजिबल रेस, है ना। तो ये सब होती है, फिर इंफ्रारेड, फिर मैग्नेटिक। धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है एज आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब आप बोलोगे कि सर गामा रेस बड़ी खतरनाक होती है, एक्स रेस बड़ी खतरनाक होती है, अल्ट्रा वायलेट रेस बड़ी खतरनाक होती है, इवन विजिबल भी खतरनाक होती है, आप डायरेक्ट धूप में खड़े नहीं हो सकते हो।
तो हमारी अर्थ के पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो गामा रेज और एक्स रेज को हम तक आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट को भी 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस जो है वो स्टॉप कर देती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सो गामा रेज और एक्स रेज को रोकता कौन है? तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भगवान ने कोई खेलने के लिए नहीं बनाई हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जब इससे रेस टकराते हैं तो ये गामा रेज और एक्स रेस को क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है और अर्थ से काफी दूर कर देती है। तो हमारी अर्थ को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गामा रेज एंड एक्स रेस, जिसके कारण यहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। समझ में आया होगा आपको गामा रेज और एक्स रेस कैसे हम बच जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? तो अगर आप लोगों ने अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर अंदर है कोर। तो कोर भी दो है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर किस फॉर्म में? तो ये जो इनर कोर है दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, और आउटर कोर किस फॉर्म में? आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फॉर्म। तो आउटर कोर रिवॉल्विंग अराउंड द सॉलिड इनर कोर इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या होती है, दिखाई देती है। एक्चुअली हम जिसको साउथ बोलते हैं इट इज एक्चुअली द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आपको ध्यान रखना, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये फील्ड्स कहां से निकलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ध्यान रखोगे। तो ये साउथ से चल के नॉर्थ में जाती है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल तक जाती है। तो जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं एक्चुअली इट इज साउथ पोल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सारी चीजें। और एक्स रेस और गामा रेस से हम लोग कैसे बचते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर विंड्स, हाँ, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? सोलर विंड्स आर फ्लो ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस फ्रॉम द सन दैट स्ट्रीम पास द अर्थ एट स्पीड नियरली क्लोज टू दैट ऑफ लाइट। नहीं, इनकी स्पीड तेज रहती है बट लाइट जितनी स्पीड नहीं रहती। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है डिस्टर्बेंस इन द सोलर विंड शेक द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड पंप एनर्जी इनटू द रेडिएशन बेल्ट। बात बिल्कुल सही है। अगर ये सोलर विंड्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी आगे पीछे करेगी, ऊपर नीचे करेगी, जिसके कारण पोल्स पे हमको ऑरोरास भी देखने के लिए मिलते हैं। ऑरोरास आप लोगों ने देखा होगा। ऑरोरास क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सोलर विंड्स। गामा रेज और एक्स रेज जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो अलग अलग टाइप की लाइट्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ऑरोरास। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। स्पेस वेदर कैन चेंज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट एंड इवन शॉर्टन देयर लाइफ टाइम। बात बिल्कुल सही है। सैटेलाइट वगैरह है स्पेस में, सोलर विंड्स आई बहुत ज्यादा तेज, तो हो सकता है कोई सैटेलाइट अर्थ से काफी दूर हो, वो यहां पर हो, तो वो इस सोलर लाइट में ही अगर आ जाएगी या वो यहां पर हो तो अब तो उसको क्या हो जाएगा? इंपैक्ट हो जाएगा। कई बार वो उसकी लाइफ को भी कम कर देगी, शॉर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि अर्थ पे प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड है। सैटेलाइट तो अर्थ के बाहर चली गई है, तो अर्थ के बाहर चली गई है तो क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर कोई है? नहीं। तो कई बार ये सोलर विंड, सोलर आयोनाइज रेडिएशन क्या करता है? सैटेलाइट वगैरह को भी नुकसान पहुंचा देता है। सो स्टेटमेंट 3 भी मेरा क्या हो जाएगा? स्पेस वेदर कैन चेंज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स। या स्पेस का वेदर सोलर विंड्स के कारण चेंज होता है, जो ऑर्बिट्स वगैरह को डैमेज भी करती है और उनके लाइफ टाइम को कम भी कर देती है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 2 स्टेटमेंट कहां पे दिया? 20। 20 द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और ऑरोरास वगैरह कैसे दिखते हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे, उसका फोटो अभी यहां पर नहीं है, आने वाली स्लाइड्स में आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। For a planet, comet or asteroid moving around the sun in elliptical orbit, which is the point at which it comes closest to the sun? भाई बोल रहा कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कॉमेट हो सकता है, एस्टेरॉइड हो सकता है, जो सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्यूशन हमेशा किस ऑर्बिट में होता है? दैट इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है? दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखना कोई भी प्लैनेट हो, कॉमेट हो, एस्टेरॉइड हो, वो सन के अराउंड कैसे घूमता है? दिस इज द सन, ये सन है। सन के अराउंड उसका अपना एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। फॉर एग्जांपल अर्थ को ही ले लेता हूं मैं, अर्थ का ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो एक पॉइंट आता होगा जब अर्थ सन से सबसे दूर होती होगी, एक पॉइंट आता होगा जब अर्थ सन के सबसे पास होती होगी, और जब वो सन के पास आती है तो सन उसको अपनी तरफ खींचता है। अगर अर्थ को सन के अंदर गिरने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन करते रहना पड़ेगा। तो जब वो सन के पास आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, सन से दूर जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, फिर पास आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो अर्थ कैसे घूमती होगी? देखो धीरे धीरे चल रही है, सट से निकल गई, फिर धीरे धीरे चल रही है, सट से निकल गई। तो ये क्या हो रहा है? अर्थ की स्पीड भी घटती बढ़ती है, रिवॉल्यूशन की स्पीड भी घटती बढ़ती है पूरे साल भर में, एक साल में चक्कर लगा लेती है। अब अर्थ की 2 पोजीशन है, यहां पर देखा जाए दिस इज द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, दिस इज द क्लोजेस्ट पोजीशन। तो जो फारदेस्ट पोजीशन रहती है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपीआई, एपी सेंटर, या फिर ईपीआई, एपी सेंटर। और जो सबसे पास वाली पोजीशन रहती है, अर्थ की जगह आप किसी को भी लगा दो, जुपिटर को लगा दो, उसकी पास वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पेरी सेंटर, पेरी सेंटर। अब आप कैसे याद रखोगे? पी मतलब पास, तो पी मतलब पेरी सेंटर, पेरी मतलब पास, तो पी मतलब पास। तो ध्यान रखोगे। तो कोई भी प्लैनेट अगर सन के सबसे ज्यादा पास आता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरी सेंटर। अच्छा देखना, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, दिस इज अर्थ,
अर्थ के अराउंड कौन घूमता है? मून। मून भी कैसे ऑर्बिट में घूमता हुआ? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जब सबसे दूर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एपोजी, क्योंकि सबसे दूर चला गया है। और जब सबसे पास आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? पेरीजी, कि सबसे पास आ गया है। एपीहिलियन, पेरीहिलियन, जब अर्थ पास आती है सन की ओर दूर जाती है तो हम उसको एपीहिलियन और पेरीहिलियन बोलते हैं। सो पेरी मतलब पास और एपी मतलब दूर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पेरी सेंटर। यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा, बट ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, तो आप जो मैंने बनाया उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव सैटेलाइट ऑफ देयर ओन। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे कौन से हैं? बोले दीज आर इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। या तो इनके पास सैटेलाइट नहीं होती है, कम सैटेलाइट होती है। तो देखो मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, हाँ। वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, बात सही है। लेकिन मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, और ये बोल रहा है मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ओनली ड्यूरिंग सनसेट। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, बिकॉज वीनस इज 95% ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, जिसके कारण वो अर्थ के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करता है इन टर्म्स ऑफ साइज। 95% है अर्थ का। तो वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ओनली ड्यूरिंग सनसेट, नहीं, उसको सनसेट पे भी देखा जाता है और सनराइज पे भी देखा जा सकता है, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वो स्टार नहीं है, बस वो देखा जा सकता है, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। सो वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग सनसेट एज वेल एज सनराइज। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है ओनली ड्यूरिंग सनसेट। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। भाई हम लोगों ने देखा था सैटर्न, सैटर्न कौन सा प्लैनेट है? इट इज अ गैसियस प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट है ना, जो टेरेस्ट्रियल बेल्ट के उस पार है, क्यूपर बेल्ट के अंदर है, सन से काफी दूर है, काफी लार्जर साइज में है ना। तो इनकी डेंसिटी वाटर से कम है, आंसर इज यस। तो सैटर्न की डेंसिटी क्या है? वाटर से भी कम है। अगर किसी प्लैनेट की डेंसिटी वाटर से कम है, व्हाट डज इट मीन? कि अगर मैं इतना बड़ा बर्तन ले आऊं जिसमें पानी भर दूं और उसमें सैटर्न को रख दूं, तो सैटर्न क्या करेगा? उसके ऊपर फ्लोट करेगा। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 1 और 2 तो इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 कहां पर दिया होगा? ओनली 1 इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, है ना। ये इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इनकी डेंसिटी कम होती है। किसके बारे में क्वेश्चन था? सैटर्न। सैटर्न मतलब अपना शनि ग्रह, इसके अराउंड रिंग्स वगैरह रहते हैं, रिंग्स इन सब के अराउंड रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये इतनी इसकी डेंसिटी कम है कि पानी में भी क्या कर सकता है? तैर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। एजवर्थ क्यूपर बेल्ट, एजवर्थ क्यूपर बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अभी अपन लोगों ने देखा, एक है एस्टेरॉयड बेल्ट जो कहां पर है? सन से थोड़ी सी दूर है, मतलब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में। और एक होता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट कहां है? आउटर प्लैनेट्स के भी बाहर है, और उसके बाहर क्या आ जाता है? ओर्ट क्लाउड आ जाता है। सो क्यूपर बेल्ट की पोजीशन आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी क्लास 6 में डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यूपर बेल्ट कहां पर है? यहां पर दिया हुआ क्यूपर बेल्ट, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट इज ऑल्सो लाइक अ रिंग, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। रिंग्स में क्या होती है? डस्ट होती है, गैसेज होती है, आइसी बॉडीज होती है, डेब्रिस होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। और उसमें भी बड़ा रॉक हमेशा छोटे रॉक को अपनी तरफ खींचता रहेगा, तो धीरे धीरे एक लार्जर बॉडी में कंडेंस होते रहेंगे, और फाइनली हो सकता है कुछ करोड़ों साल बाद यहां पर हमको एक नया प्लैनेट देखने के लिए मिल जाए, बोल सकते हैं हम। और वो प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? इट वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और क्यूपर बेल्ट भी हो सकता है कुछ करोड़ों साल बाद एक क्या बन जाए? प्लैनेट बन जाए। और ओर्ट क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है? डस्ट। डस्ट वगैरह क्या है? डस्ट को अगर आप कंडेंस करोगे तो छोटे छोटे रॉक्स बन जाएंगी, छोटे रॉक्स बड़े रॉक्स बन जाएंगे, और बड़े रॉक्स और कंडेंस होंगे तो शायद ओर्ट क्लाउड भी क्या बन जाएगा? प्लैनेट बन जाएगा। सो आज भी हमारा सोलर सिस्टम अपने बनने की प्रोसेस में है। एजवर्थ क्यूपर बेल्ट, क्यूपर देखो, एजवर्थ नहीं भी पता तो ये तो पता ना, क्यूपर बेल्ट के बारे में बात कर रहा। लाइज बिटवीन अर्थ एंड मार्स, अरे अर्थ और मार्स के बीच तो एस्टेरॉयड बेल्ट भी नहीं है। जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट तो कहां है? क्यूपर बेल्ट इज बियॉन्ड नेपच्यून, वो तो नेपच्यून के भी बाहर है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लो, क्यूपर बेल्ट के लिए बोल रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सोलर विंड डिस्चार्ज रिसीव्ड बाय द अर्थ। क्या क्यूपर बेल्ट से हमको सोलर डिस्चार्ज मिलता है? तो सन क्या झक मराने के लिए बैठा हुआ है? सारी एनर्जी हमको कहां से आती है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बचपन से सीखते हैं। तो क्यूपर बेल्ट कहां से आ गया सन की जगह लेने के लिए? दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Which of the above is are correct? Both of them are incorrect. So answer is D. So D is the correct answer of question number 10. Easy question था काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, that is question number 11. Which of these planet takes the longest time to complete one spin or rotation on its own axis? अब आप बोलोगे फैक्चुअल क्वेश्चन लिख कहां से आया? भाई ये एनसीईआरटी से आया, क्लास 6 की। आप लोगों ने देखा होगा आजकल यूपीएससी हिस्ट्री में
टाइमलाइंस वगैरह दे देता है एनसीईआरटी के ना, पूछ लेता है ये किसके पैरेलल था, ये किसके कंटेम्प्रेरी था। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से उठाया मैंने, क्लास 6 की एनसीईआरटी से उठाया, वहां पर जो सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया हो वहां से क्वेश्चन है। बोल रहा है इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा टाइम लेता है टू स्पिन, रोटेशन करने में, जैसे हर 24 घंटे में करती है, जो सबसे ज्यादा लंबा टाइम कौन लेता है, इट इज वीनस, अराउंड 250 ईयर्स का टाइम ले लेता है ये। जुपिटर 9 घंटे में कर लेता, मर्क्यूरी को भी कम टाइम लगता, सैटर्न भी अराउंड 10-11 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता। सो आउटर प्लैनेट्स ऑल्दो दे आर फार्दर फ्रॉम द सन, लेकिन बहुत स्पीड से घूम रहा है, रोटेट बहुत स्पीड से कर रहा है ना, और वीनस बड़ी स्लो स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब देखना, एक होता रोटेशन, एक होता रिवॉल्यूशन। अब यहां पर सोलर सिस्टम का वही नहीं है डायग्राम, अपन कोई बात नहीं पिछली स्लाइड्स में देख लेते हैं। वेट, कुछ चीजें आपको बताना है। हाँ, वीनस सबसे ज्यादा स्लो रोटेट करता है, लेकिन रिवॉल्व तेज करता होगा। मैंने बताया जो बॉडी सन के जितनी पास है उसको उतना तेज क्या करना पड़ता होगा, रिवॉल्यूशन, वरना सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से बचना है तो भगवान ने एक रूल बनाया, आप उस बॉडी के अराउंड क्या शुरू कर दो, रिवॉल्यूशन शुरू कर दो। तो सबसे ज्यादा तेज रिवॉल्यूशन मर्क्यूरी करती होगी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर धीरे धीरे रिवॉल्यूशन की स्पीड कम हो जाती होगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सबसे स्लो रोटेशन कौन करता है, तो रोटेशन सबसे स्लो कौन कर रहा है, वीनस कर रहा है, अराउंड 250 ईयर्स लेता है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्यूशन स्लो करते हैं लेकिन रोटेशन बहुत तेज करते हैं, ये 9 घंटे में कर लेता है, 10 घंटे में कर लेता है, ये भी कुछ 11-12 घंटे में कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अर्थ कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में। तो जरूरी नहीं है अर्थ का साइज के बराबर है वीनस तो वो भी अर्थ के ही जितना टाइम लेगा, नहीं, रोटेशन का टाइम अलग अलग हो सकता है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो यहां पर से उठा हुआ मैंने क्लास 6 का डायग्राम एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ, वीनस का दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड 243 डेज लेता है, तो वो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको इसको एक बार ध्यान से देखना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ कॉमेट टेल बिकम्स विजिबल व्हेन। भाई बात कर रहा कॉमेट की। कॉमेट क्या होते हैं, कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, ये सब के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा। मीटियोराइट्स, मीटियोराइड्स क्या होते हैं। अब कॉमेट टेल बिकम्स विजिबल व्हेन, देखना कॉमेट मतलब क्या हो सकता है, कोई भी बॉडी है जो घूम रही है कहीं भी सोलर सिस्टम में, काफी दूरी पर घूम रही है। कहां पर घूम रही है, अपन अपना वापस पुराना डायग्राम लेते हैं और उसमें समझते हैं कॉमेट क्या होता है। कॉमेट मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो सन से काफी दूर है, घूम रही है इधर उधर, लेकिन अगर वो सन के पास आएगी, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कैसा चमकता हुआ दिख रहा है, तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये ऐसा कोई ना कोई एक पत्थर वत्थर होगा। जब ये काफी दूर था तो ये फ्रोजन था, सन से काफी दूर था, लेकिन जब ये सन के पास आएगा तो इसकी गैसेस क्या हो जाएंगी, बर्न होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएंगी, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये बर्न होगा तो ये हमको विजिबल होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमको अर्थ से कब विजिबल होगा, जब ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। और ये बर्न कब होगा, जब ये सन के पास आना शुरू करेगा, ये और पास आएगा। तो देखना अब तो ये शायद हो सकता है, देखो ये दिख रहा है आपको इसका हेड, और ये कितनी स्पीड से बर्न हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बर्न होने के कारण अभी हमको विजिबल हो गया है। समझ में आ रहा है, अर्थ से विजिबल कब होगा, जब ये सन के पास आएगा। तो बस यही क्वेश्चन है कि कॉमेट की टेल हमको विजिबल कब होती है, व्हेन इट अप्रोचेस नियर द सन, जब वो सन के पास आना शुरू करता है। तो देख लेते हैं, व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। बात बिल्कुल सही है, उसको इल्यूमिनेट कौन करता है, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। एक तो जब पास आएगा सन के तो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, तो हमको दिखने लग जाएगा कि ओके भाई ये बॉडी पास आ रही है। कॉमेट गैस इज कंडेंस टू आइस डेब्रिस एट लो टेम्परेचर। अरे भाई कॉमेट गैस इवेपोरेट होने लगती है, लो टेम्परेचर नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता हाई टेम्परेचर, तभी तो जलता, तभी तो उसकी टेल दिखाई देती है हमको। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। Which of the above is are correct? Only statement 1 is correct, that is given in A. So A is the correct answer of question number 12. ये चीज आपको ध्यान रखना, काफी इजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं कॉमेट वगैरह पे, वो आप देख लेना जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी में दी हुई है। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो मैंने इसलिए आपको बताया वो काफी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट। द टर्म एक्सोप्लैनेट ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज्ड फॉर। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो रिवॉल्व तो करता है स्टार के, बट अदर देन अवर सन। तो ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, मतलब वो भी प्लैनेट है बट वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, मतलब वो किसी और स्टार की फैमिली का मेंबर है, दैट इज एन एक्सोप्लैनेट। सो प्लैनेट दैट डज नॉट ऑर्बिट द सन एंड इंस्टीड ऑर्बिट अ डिफरेंट स्टार, यस दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट। अब आप बोलोगे, देखना प्लैनेट से एक चीज और समझाता हूं मैं आपको कि प्लैनेट कौन होता है। प्लैनेट कौन होता है, तो प्लैनेट बनने के लिए 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। भाई अगर मैं आपसे बात करूं, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। व्हाई, क्योंकि प्लैनेट बनने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। देखना, सबसे पहले तो वो प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, रिवॉल्व अराउंड द सन। तो क्या प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व करता था, हाँ, तो इसलिए उसने एक कंडीशन सेटिस्फाई करी। लेकिन जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उस बॉडी को प्लैनेट नहीं बोलेंगे। दूसरी कंडीशन उसका खुद का क्या होना चाहिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो क्या प्लूटो के पास अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट था, हाँ प्लूटो के पास अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट था।
तो फिर तीसरी कंडीशन जो थी उसमें प्लूटो फेल कर गया, इसलिए प्लूटो को आज प्लैनेट का स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि प्लैनेट बनने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी उस प्लैनेट का ऑर्बिट होगा उसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्सरसाइज करेगा, वही प्लैनेट करेगा। मतलब अगर अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई छोटा मोटा पत्थर एस्टेरॉइड आ जाता है तो उसको हमेशा कौन अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ के ऑर्बिट में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, अर्थ का है। लेकिन प्लूटो के ऑर्बिट में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लूटो की बजाय नेपच्यून लगाता था, कुछ बॉडीज को नेपच्यून अपनी तरफ खींच लेता था। सो प्लूटो फेल टू सेटिस्फाई दिस थर्ड कंडीशन, सो प्लूटो इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। ध्यान रखना 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि प्लूटो इज नाउ ऑनवर्ड्स नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो इज गिवन अ स्टेटस ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब प्लैनेट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही दिया हुआ, ये भी इसका अपन ने वापस डायग्राम देखते हैं, क्लास 6 वाला दिख रहा है आपको। ये प्लूटो का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट तो था इसका, सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन देखा जाए तो प्लूटो के इलिप्टिकल ऑर्बिट को किसने क्रॉस कर दिया, नेपच्यून ने। तो इस पॉइंट पे अगर कोई बॉडी आएगी तो उसको कौन खींच लेगा, नेपच्यून अपनी तरफ खींच लेगा इंस्टीड ऑफ प्लूटो। सो प्लूटो का अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है, इस कारण से प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलने के पहले फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट 1 ईयर इंटीग्रेटेड बैच मिलने वाला है। तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और कंप्लीट कंटेंट को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स और क्वेरीज आती तो आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ओवर व्हाट्सएप। एमसीक्यू सीरीज के सारे वीडियोस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, इसमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, एनवायरमेंट इज गोइंग ऑन, हिस्ट्री इज गोइंग ऑन, ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है। तो सारे सब्जेक्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर कराया जाता है। ये भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ वगैरह भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। 14 को देखते हैं। द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर मेनली ड्यू टू, नेपच्यून का कलर कैसा है, बोले ब्लू कलर का दिखता है, तो वो क्यों दिखता है। स्टेटमेंट 1, आइस डेब्रीज गैस बबल ऑफ मीथेन। यस, नेपच्यून में क्या है, नेपच्यून में एटमॉस्फेयर है, काफी थिक एटमॉस्फेयर है, और वो किससे बना हुआ है, मीथेन से बना हुआ है। सो मीथेन के होने के कारण मीथेन क्या करती है, ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण नेपच्यून अपीयर्स ब्लू। सो आंसर इज गैस बबल ऑफ मीथेन। अब जो हमने आउटर प्लैनेट्स देखे थे, देखना इनर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर तो ब्लो ऑफ हो गया था, बाद में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर आ भी गया, तो इनर प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, काफी थिन है, इसलिए अर्थ का सरफेस आपको स्पेस से भी दिखाई देता है। लेकिन मैं बात करूं जुपिटर का, तो क्या जुपिटर का आपको सरफेस दिखता है, मान लो ये जुपिटर है, तो आप बोलोगे तो गैस प्लैनेट है, ऊपर गैसेस दिख रही है, लेकिन कहीं तो उसका कोर होगा। सन का हमको सरफेस नहीं दिखता, मगर कहीं तो उसका कोर होगा, जहां आग लगी है उसके अंदर कहीं तो कोर होगा। तो कोर क्यों नहीं दिखता, बिकॉज दीज आर हैविंग वेरी थिक एटमॉस्फेयर, इनका एटमॉस्फेयर कैसा है, थिक। तो जो आउटर प्लैनेट है, जो गैसियस प्लैनेट है, जो जोवियन प्लैनेट है, उनका एटमॉस्फेयर थिक है, और इनके पास अपना इनिशियल एटमॉस्फेयर भी है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जो इनर प्लैनेट है लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनका एटमॉस्फेयर काफी थिन है। क्यों है थिन, क्योंकि मैंने बता दिया, एक तो लॉस हो गया, उनका साइज छोटा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो अपने एटमॉस्फेयर को वो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। और नेपच्यून ब्लू कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, और नेपच्यून कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। चलिए, अर्थ भी ब्लू दिखती है, बट अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओशियनिक वाटर के कारण अर्थ ब्लू दिखती है, और नेपच्यून ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, जो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है और रेड लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Consider the following statements. The Earth's magnetic field is attributed to dynamo effect of circulating electric current within the Earth. बात बिल्कुल सही है। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ इज लाइक दिस। अर्थ में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हाँ। ये क्या है बोले, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर क्या है बोले, मेंटल है, और मेंटल के बाद क्या है, अंदर कोर है। सो दिस इज मेंटल, है ना, दिस इज मेंटल। फिर ये क्या है, दिस इज आउटर कोर, और इसके अंदर क्या है, दिस इज इनर कोर। इनर कोर किस फॉर्म में है, तो आप बोलोगे इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म। इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म, किससे बना है, निकेल एंड आयरन, नाइफ से बना हुआ है। आउटर कोर किस फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड, फ्लूइड एट वेरी हॉट स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ये भी किससे बना हुआ है, निकेल और आयरन से बना हुआ है। अब आउटर कोर स्पीड से इनर कोर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके कारण अर्थ में क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण अर्थ में क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो व्हाई अर्थ इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ
outer core revolving around the solid inner core is probably responsible for the magnetic effect of earth। तो ये डायनामो इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बता दिया मैंने अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा बोल रहा है इंटरेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड विद पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड सेट अप द कंडीशन फॉर द ऑरोरास फिनोमेना नियर द पोल्स। बात बिल्कुल सही है। देखना अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पर एक अर्थ बनाता हूँ, कुछ ऐसे ही चलती होगी, ये इनर कोर से निकलती होगी, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ही चल रही होगी है। तो देखा जाए तो पोल्स के पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है, जिसके कारण, और इनका काम क्या रहता है, ये गामा रेज और एक्स रेज, गामा रेज और एक्स रेज को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो अगर कोई आदमी यहाँ पर पोल्स के पास में खड़ा हुआ है इस पोजीशन पे, तो उसको क्या दिखेंगे, ऑरोरास दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स दिखेंगी जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर आप पोल्स पे हो तो आपको लाइट्स दिख रही हैं। ये लाइट्स क्यों दिख रही हैं, इसका मतलब ऊपर गामा रेज और एक्स रेज किससे टकरा रही हैं, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकरा रही है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गामा रेज और एक्स रेज को सरफेस पे आने के पहले ही दूर भगा रही है, रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ताकि हम लोगों को कर सके और ये लड़की वहां पोल्स पर खड़े होकर भी मोबाइल चला सके। समझ गए आप लोग। तो क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड विद पार्टिकल फ्रॉम द सोलर विंड सेटअप कंडीशन फॉर ऑरोरास फिनोमेना नियर द पोल्स। तो बात बिल्कुल सही है। और ये ऑरोरास फिनोमेना क्या होता है, जो अलग अलग कलर की लाइट्स आपको पोल्स पे दिखाई देती है, उसी को क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ऑरोरास। Which of the above is are correct? Both of them are correct. So answer is C. So C is the correct answer of question number 15. अब पोल्स तो दो जगह है, नॉर्थ पे भी है, साउथ पे भी। अगर आप नॉर्थ पोल पे है तो उसको बोलेंगे ऑरोरास बोरियलिस। क्या बोलेंगे, ऑरोरास बोरियलिस। अगर आप नॉर्थ पोल पे हो और अगर आप साउथ पे हो तो बोलेंगे ऑरोरास ऑस्ट्रियलिस। तो ध्यान रखोगे, इनके नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बोरियलिस और ऑस्ट्रियलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following correctly differentiate the events of equinox with that of solstice? इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस के पहले एक बार जल्दी से डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम आप लोग अगेन क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया होगा, काफी बेसिक है, आप सब लोगों को पता होगा। अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। अब देखना, अर्थ की 4 पोजीशन है। कभी वो एक समय ऐसा आता है जब उसका नॉर्थ पोल सन को फेस करता है, एक समय ऐसा आता है जब साउथ पोल सन को फेस करता है, और एक समय आता है नॉर्थ और साउथ दोनों पे बराबर बराबर धूप जाती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 4 सीजन भी होते हैं। तो जब नॉर्थ पोल सन को फेस करता है तो हम उसको बोलते हैं, वी कॉल द सिचुएशन है समर सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम, समर सॉलिस्टिस। जब साउथ पोल सन को फेस करता है तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट विंटर सॉलिस्टिस। अब समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल पे तो कंटिन्यूअस डे है, लेकिन देखा जाए तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर 90 डिग्रीज पर डायरेक्टली सनरेज क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं। और यहां पर देखा जाए इस सिचुएशन में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्रीज पर सनरेज डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो जब नॉर्थ पोल में समर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस। जब साउथ पोल में समर होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस कब मनाते होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस मनाते होंगे समर सीजन में, क्योंकि जब हमारे यहाँ विंटर होती है उनके यहाँ समर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस का मतलब बता दिया। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन की रेज है भाई ऐसा ही है, दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पॉइंट है सिर्फ 90 डिग्रीज पर रेस इन्हीं के बीच बीच में घूमती है। तो ये एरिया सबसे ज्यादा सन रेस को रिसीव करता है, और सन की रेस 90 डिग्रीज पर हमेशा इन्हीं एरियाज पे आती है। इसके सन रेस कैसी हो जाती है, स्लांटेड हो जाती है। सो आपके एग्जैक्टली ऊपर सन कभी नहीं दिखेगा अगर आप इस एरिया के बीच में नहीं रह रहे हो। तो अभी हम लोगों को क्या है, 12 बजे ऐसा लगता है सन एकदम ऊपर आ गया है, और एग्जैक्टली ऊपर कब आ जाएगा, 21 जून। मतलब 21 जून विल बी द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि 21 जून पे सबसे लंबा दिन होगा। और यहां पर देखा जाए तो हमारे यहां पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात, लेकिन साउथ पोल में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। और ये सारे बेसिक्स आपने कवर कर लिए होंगे। इक्विनॉक्स कब आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 15-20 मिनट का टॉपिक है, आपने बेसिक क्लासेस में इसको कवर कर लिया होगा। बोल रहा है स्टेटमेंट 1, इन अ सॉलिस्टिस ओनली अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन अनलाइक इन इक्विनॉक्स व्हेन इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ सन। बात बिल्कुल सही है। इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है, या तो समर इक्विनॉक्स होगा या विंटर इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स में कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक पे ही सनरेज 90 डिग्रीज पर फॉल करेंगी। देखना इस सिचुएशन में अगर यहां पर 90 डिग्रीज पर फॉल कर रही है तो यहां पर स्लांटेड हो जाएंगी, अगर यहां पर 90 डिग्रीज पर फॉल कर रही है तो यहां पर स्लांटेड हो जाएंगी, क्योंकि एक जगह दिन लंबा एक जगह रात लंबी होगी, ऐसा रूल है। तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इक्विनॉक्स में देखो
नॉर्थ पोल पे भी लाइट है, साउथ पोल पे भी लाइट है, क्योंकि डायरेक्टली लाइट कहां पर आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है, 90 डिग्रीज पर इक्वेटर पे फॉल कर रही है। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, सोलिस्टिस इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेयर एज इक्विनॉक्स इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारा गेम चल के हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का रिवॉल्यूशन रुक गया, अगर अर्थ ऐसा घूमना बंद कर दिया, तो अगर ये ऐसी कंडीशन में थी तो हमेशा नॉर्थ पोल पे ही क्या होती रहेगी, लाइट आती रहेगी, और हमेशा हमारे पास क्या बना रहेगा, समर सॉलिस्टिस ही बना रहेगा। रोटेशन से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारा गेम क्यों चल रहा है, सॉलिस्टिस इक्विनॉक्स बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो रिवॉल्यूशन के कारण ये सारा गेम चल रहा है, रोटेशन के कारण तो केवल दिन और रात हो रही है, और पूरा गेम किसके कारण चल रहा है, रिवॉल्यूशन के कारण चल रहा है। रिवॉल्यूशन नहीं होगा तो शायद हमारे यहाँ पर अर्थ भी क्या हो जाएगी, फ्रोजन हो जाएगी, सीजन्स नहीं होंगे, और मे बी पॉसिबल लाइफ भी एग्जिस्ट ना कर पाए। सॉलिस्टिस इज कॉज ओनली ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, नहीं, सॉलिस्टिस इज कॉज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इक्विनॉक्स इज ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सो दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ये एक डायग्राम और दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। पेरीहिलियन मतलब अर्थ जब सन के सबसे ज्यादा पास होती है, एपीहिलियन मतलब अर्थ जब सन से सबसे ज्यादा दूर होती है। दूर कब होती है, सबसे ज्यादा दूर होती है 4 जुलाई को, और सबसे ज्यादा पास कब होती है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यू विल नेवर सी द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। हम लोगों ने देखा था सन रेज डायरेक्टली कहां पर फॉल करते हैं। अगर मैं अर्थ को इस बार सीधी बना दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहीं तक फॉल करती है ना। इनके बीच में सनरेज डायरेक्टली 90 डिग्रीज पर फॉल करते हैं, और उसके बाद सनरेज कैसे आने लग जाते हैं, स्लैंटेड आने लगते हैं। तो अगर आप इस एरिया के बीच में हो तब तो सन रेज आपके ऊपर कभी ना कभी डायरेक्टली फॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो बोल रहा है लैटिट्यूड वेरी क्लोज टू द साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर क्या सनरेज कभी भी एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे फॉल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरिया के बाद में 90 डिग्रीज पे तो करेंगे नहीं। ये तो 23.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ है, सिर्फ इन्हीं के बीच में करेंगे। अगर आप पोल्स के पास जाओगे तो कभी भी सनरेज डायरेक्टली 90 डिग्रीज पे फॉल नहीं करेंगे। सो ये बात बिल्कुल सही है। यू विल नेवर सी बोल रहा है, नेवर सी मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड। आपके एग्जैक्टली ऊपर सन कब नहीं दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, साउथ पोल के पास नहीं दिखाई देगा, नॉर्थ पोल के पास नहीं दिखाई देगा। एनी लॉन्गिट्यूड टचिंग द नॉर्थ पोल। भाई लॉन्गिट्यूड तो क्या होता है, जो नॉर्थ पोल से शुरू होता है साउथ पोल पे खत्म होता है, ऐसा ही होता है। दिस इज लॉन्गिट्यूड। तो हर लॉन्गिट्यूड हर लैटिट्यूड से पास होता है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड नहीं आएगा, यहाँ पे ये लैटिट्यूडनल कंसेप्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको अगर ये सारे टॉपिक्स में कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार अपने बेसिक से गो थ्रू करिए, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, या फिर 1-2 क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशियनिक क्रस्ट इज। भाई किसके बारे में क्वेश्चन है, क्रस्ट के बारे में क्वेश्चन है, ऑफ अर्थ के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्रस्ट का आप लोगों को पता होगा, हमारी अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जब मैं बात करता हूं क्रस्ट की, तो क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं वी कॉल इट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक को हम बोलते हैं वी कॉल इट ओशनिक क्रस्ट। तो क्वेश्चन अभी किसके ऊपर है, क्वेश्चन इज ऑन ओशनिक क्रस्ट, और हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को कुछ ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही होता है ये क्रस्ट है। सो दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसके नीचे क्या रहती है, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। अब देखा जाए, और यहाँ पर ओशन के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर पानी भी भरा रहता है, तो ये पानी भरा हुआ है, ओके, दिस इज वाटर। और जो एरिया पानी के ऊपर है उसी को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे क्या आ जाता है, तो आप बोलोगे मेंटल आ जाता है ना। मेंटल किस फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सॉलिड फॉर्म में है। क्रस्ट किस फॉर्म में, सॉलिड, कॉन्टिनेंटल हो या ओशनिक हो। अभी बताता हूँ सेमी मोल्टन कहाँ पर है, वो भी बताता हूँ, रुक जाना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सबसे पहले तो इट इज थिक, काफी थिक दिखाई दे रहा है। कितना थिक है, 30 to 60 किलोमीटर। हिमालय पे शायद 60 किलोमीटर थिक होगा, कलकत्ता के पास समंदर के पास है, वहाँ शायद 30 किलोमीटर थिक होगा। इसकी डेंसिटी कैसी है, इट इज लेस डेंस, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भार नहीं है। ओशनिक क्रस्ट क्या है, देखना ओशनिक क्रस्ट कैसा है, इट इज थिन। कितना थिन है, अराउंड 3 to 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पानी है बहुत ज़्यादा, जिसने उसको कंप्रेस कर दिया है, जिसके कारण ये डेंस भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओशनिक क्रस्ट कभी भी सबडक्ट नहीं होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नेवर सबडक्ट, मतलब ये एक बार ऊपर आ गया देन इट इज फॉर एवर। और ओशनिक क्रस्ट बार बार सबडक्ट होता है, और मिड ओशनिक रिज पे फिर बाहर आता है, और पूरी एक साइकिल चलाता है, जिस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट विल्सन साइकिल। अब ये सारी चीज़ें आपने बेसिक्स में कवर कर रखी होंगी। अब आप बोलोगे क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, तो क्या मेंटल सॉलिड फॉर्म में, आंसर इज यस। तो फिर बोले वो मैग्मा वगैरह कहाँ है, तो देखना क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे आप पहुंचे, क्रस्ट के नीचे गए
तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप क्रस्ट के नीचे गए तो तुरंत आपको मैग्मा मिल जाएगा, नहीं, थोड़ी दूर तक का और पोर्शन, ऐसा पोर्शन जो अभी भी क्या बना हुआ सॉलिड, उसके बाद जो अपर मेंटल होगा, जो अपर मेंटल होगा वो सॉलिड की जगह कैसा है, इट इज सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन का मतलब होता है वो सॉलिड ही है बट वो अंडर वेरी हाई प्रेशर क्या कर जाता, मेल्ट। जब प्रेशर रिमूव हो जाता तो वापस क्या बन जाता है, सॉलिड। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से आप मेंटल में गए, मेंटल का कुछ पोर्शन ऊपर का सॉलिड है, फिर अपर मेंटल सेमी मोल्टन हो जाता अंडर वेरी हाई प्रेशर, लेकिन ओवरऑल तो मेंटल किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही है। तो ये जो ऊपर ऊपर का सॉलिड पोर्शन है विच इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मींस अपर हार्ड सरफेस, और वो अपर हार्ड सरफेस कितने किलोमीटर तक रहता है, अप टू 200 किलोमीटर। और ये सेमी मोल्टन वाला कितने किलोमीटर तक रहता है, अप टू 400 किलोमीटर। और ये आपने बेसिक्स में ऑलरेडी कवर किया होगा। बोल रहा है ओशियनिक क्रस्ट इज लेस डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नहीं, ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्यों, क्योंकि उसको वो पानी का वेट है बहुत ज्यादा। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाँ डायग्राम में दिख रहा है ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, ये देखो थिन है। ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, काफी थिन है, तो बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है रिजल्ट ऑफ इरेप्टेड मेंटल मटेरियल, क्या मेंटल मटेरियल के इरप्ट होने से ओशियनिक क्रस्ट बना, आंसर इज यस। मिड ओशियनिक रिज पे ही तो इसका क्रिएशन हुआ है, मिड ओशियनिक रिज पे क्रिएशन हुआ जिसके कारण पूरा का पूरा ओशियनिक क्रस्ट बना। इवन कॉन्टिनेंट भी इसी के कारण बने, सारी चीजें बने तो मेंटल वोल्केनिज्म, मेंटल एक्टिविटी के ही कारण है, तो ये बात भी सही है। बोल रहा है पुअर इन मैग्नीशियम बट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सियाल बिकॉज इट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बट ये क्या बोल रहा है फोर्थ, पुअर इन मैग्नीशियम, नो, ओशियनिक क्रस्ट इन रिच इन मैग्नीशियम, तभी तो उसको सीमा बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वो बोल रहा बट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट, 2 and 3 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 कहां पर दिया हुआ, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लिथोस्फेरिक प्लेट, प्लेट के बारे में क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। अब लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये क्या है बोले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्या है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी होती है बोले काफी थिक है, 30 to 60 किलोमीटर, लेस डेंस है ना, सियाल से बनी हुई है इसलिए इसको हम बोलते हैं सियाल। ये क्या है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, काफ़ी थिन है, डेंस है ना। और ये किससे बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये तो हो गया क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल। मेंटल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, इंटरमीडिएट और लोअर मेंटल। तो सबसे पहले क्या आता होगा, अपर मेंटल। अपर मेंटल को एक और नाम से हम जानते हैं, उसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम उसको, एस्थीनोस्फीयर। तो अब ये फिर लिथोस्फीयर क्या होता है, देखना एस्थीनोस्फीयर किस फॉर्म में है, अगर आपसे कोई पूछता है तो एस्थीनोस्फीयर इज सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन का मतलब क्या होता है कि वो है तो सॉलिड ही, लेकिन अंडर वेरी हाई प्रेशर इट कैन मेल्ट। तो वहां पर क्या रह सकता है, मैग्मा रह सकता है, और अगर प्रेशर हटेगा तो वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछता मेंटल इज इन विच स्टेट, सो मेंटल इज सॉलिड इन स्टेट। लेकिन अपर मेंटल सेमी मोल्टन है, वहां पर मैग्मा है। क्यों, क्योंकि वेरी हाई प्रेशर होता है तो वो क्या हो जाता, मेल्ट हो जाता, प्रेशर रिमूव हो जाता तो वो वापस सॉलिड हो जाता है। तो फिर अब लिथोस्फीयर कहाँ गया, तो देखना अपर मेंटल तो किस फॉर्म में बोले, सेमी मोल्टन फॉर्म में, वहां पर मैग्मा है जो फ्लो भी कर रहा है। तो क्या ऐसा है कि क्या आप ओशियनिक क्रस्ट से बस एक कदम रखा आपने डायरेक्ट नीचे और सीधे मैग्मा में पहुंच गए, नहीं। इसके बाद एक कुछ ट्रांजिशन पीरियड आता होगा जहां पर भले ही वो अपर मेंटल है लेकिन वो भी किस फॉर्म में होता होगा, सॉलिड। तो ये जो पूरा ऊपर का सॉलिड पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिथोस्फेरिक प्लेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स में जो आप प्लेट नाम सुनते हो एक्चुअली इट इज लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, ये अपर, वेट कहां चला गया क्वेश्चन, ये रहा। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, अप टू 200 किलोमीटर्स का जो एरिया होता है दैट इज सॉलिड, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिथोस्फेरिक प्लेट। और देखा जाए तो लिथोस्फेरिक प्लेट किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, इट इज फ्लोटिंग ओवर द एस्थीनोस्फीयर। तो अगर मैग्मा मूव करता तो प्लेट भी मूव करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो लिथोस्फेरिक प्लेट कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। हाँ, लिथोस्फेरिक प्लेट में कॉन्टिनेंट भी आता है, ओशन फ्लोर भी आता है, प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी आता है। लेकिन ये ओनली वर्ड यूज नहीं कर रहा है इसलिए करेक्ट है। तो इसमें दोनों होते हैं, कॉन्टिनेंट भी होते हैं, ओशन फ्लोर भी होते हैं, और देखा जाए तो इसमें अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी होता है या अपर पार्ट ऑफ एस्थीनोस्फीयर भी होता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट आर प्रोन टू मूवमेंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। बिल्कुल, अगर ये जो मैग्मा है एस्थीनोस्फीयर में अगर ये मूव करेगा तो ऊपर की पूरी प्लेट भी मूव करेगी, और प्लेट मूव करेगी वही तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा है। तो ये बात भी सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। काफी इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। बोले इनमें से कौन सी मेजर प्लेट नहीं है।
अब एनसीईआरटी बोलता है कि मेजर प्लेट कौन सी है, बोले सिर्फ 7 मेजर प्लेट है और उनको छोड़ के बाकी जो भी है वो सब क्या है, माइनर प्लेट है। तो मेजर प्लेट्स के जल्दी से एक बार नाम देख लो कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं। अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। बोले ये 7 हैं मेजर प्लेट्स, इनको छोड़ के बाकी जो बची वो सब क्या हो गई, माइनर प्लेट्स बन गई। सो ध्यान से देखना, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये पूरी एक ही है। ओके, ये पूरी एक ही प्लेट है, तो इसको हम एक ही प्लेट के नाम से जानेंगे, दिस इज वन प्लेट। दूसरी प्लेट यूरेशियन प्लेट, मेजर प्लेट। तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी साउथ अमेरिकन प्लेट, पांचवी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, छठवीं पैसिफिक प्लेट और सातवीं कौन सी है, अंटार्कटिक प्लेट। बोले ये 7 प्लेट है मेजर प्लेट, इनको छोड़ के बाकी सब बची वो कौन सी हो गई, माइनर प्लेट्स हो गई। माइनर प्लेट्स कहां दिख रही है आपको, इन 7 को छोड़ दो, बाकी जो भी बची, जॉन डी फूका, कोकोस, नास्का, है ना, अरेबियन, फिलीपींस, तो ये सब आप देख लेना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेजर प्लेट्स कौन सी है, ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। इंपॉर्टेंट ये है कि माइनर प्लेट्स हैं, तो माइनर प्लेट्स की लोकेशन कहां है, वो किन 2 प्लेट्स के बीच में लाई करती हैं, या कौन सी प्लेट किस प्लेट को टच करती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेजर प्लेट, इनमें से कौन सी मेजर प्लेट नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी माइनर प्लेट है। पैसिफिक प्लेट, हाँ ये तो मेजर प्लेट थी। यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप प्लस एशिया, दैट इज यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट इज ऑल्सो अ मेजर प्लेट। अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट ठीक है लिस्ट में नहीं थी, तो अरेबियन प्लेट इज अ माइनर प्लेट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्लेट। और अरेबियन प्लेट की लोकेशन कहां है, ध्यान से देखोगे, सो इट लाइज बिटवीन अरेबियन, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। सो 3 बड़ी प्लेटों के बीच में अरेबियन प्लेट क्या है, लाई करती है। और ये प्लेट मतलब क्या है, दिस इज अगेन लिथोस्फेरिक प्लेट। और प्लेट कौन सी हो सकती है, इट इंक्लूड्स बोथ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन। जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट को बोलते हैं इट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, मगर इसमें तो ओशियन का पार्ट भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट क्यों बोला, क्योंकि इसके मेजर पोर्शन पे कॉन्टिनेंट है, सो हम बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। बट एक्चुअली सारी की सारी प्लेट ओसी प्लेट ही होती हैं जो रियलिटी में लाई करती है। ओसी मतलब इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ बोथ ओशनिक एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सारी प्लेट्स होती कौन सी है, ओसी प्लेट्स ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अफ्रीकन प्लेट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्यों, क्योंकि इसके मेजर पोर्शन में कॉन्टिनेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं इसमें वाटर नहीं है। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, इसको भी कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन में क्या है, कॉन्टिनेंट। यूरेशियन प्लेट, इसमें भी वाटर है लेकिन ये मेजर पोर्शन में क्या है, इसमें कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि मेजर पोर्शन में क्या है, कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये भी मेजर प्लेट है लेकिन इसमें ज्यादा पोर्शन में कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक प्लेट इज अ ओशनिक प्लेट, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं, कॉन्टिनेंट्स हैं मगर मेजर पोर्शन में यहाँ पर क्या है, ओशन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओशनिक प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंटल प्लेट क्योंकि मेजर पोर्शन में क्या है, कॉन्टिनेंट है, और उसमें देख सकते हो आप यहाँ पर वाटर भी इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4,500 ओनली, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से कंप्लीट बैच को एक्सेस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस टाइप का और कंटेंट आपको डिलीवर होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।